हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, ये जो आज का हमारा वीडियो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर बना हुआ है। हम इस सेशन में चाइल्ड डेवलपमेंट के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगी अपने से कि भाई मैं आपको जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं वो बताऊँ मैं आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। फिर भी कोई डाउट होता है वो चीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं आपके साथ कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कोयल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। आपको पता है कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो देखिए, कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो क्या बताओगे? लॉरेंस कोयल वर्ग। और कभी भी आपको नैतिक विकास शब्द दे दे, नैतिक दुविधा शब्द दे दे या फिर नैतिक तर्कड़ा शब्द दे दे, ऐसे किसी भी शब्दों का प्रयोग किया जाए ना, तो आप अगर देख रहे हो ऑप्शन में कि कोयल वर्ग का नाम दिया है, आप उस पर तुरंत टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने जो लॉरेंस कोयल वर्ग ने सिद्धांत दिया था, इन्होंने बहुत सारी कहानियों पर ये प्रयोग किया था। और लेकिन इनकी एक कहानी थी जो कि बहुत फेमस कहानी है, जिसके बाद इन्होंने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। मैं वो कहानी आपको सुनाती हूँ जिसको उन्होंने बच्चों से सुनाया था। उसके बाद फिर कुछ उनसे क्वेश्चन पूछा, जिससे वो दुविधा में फंसे, विकल्प में फंसे, फिर अपने तर्क के आधार पर, जिसको आप नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा कहते हो, उसका आंसर किए थे। जिसके बाद इन्होंने नैतिक विकास का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो प्रयोग किया, मिस्टर हिंज की पत्नी जिसको क्या थे? कैंसर था। ये यूरोप के थे, तो इनको कैंसर था, तो ये मौत के कगार पे थी, ठीक है। डॉक्टरों ने कहा कि भाई एक ऐसी दवा है जो कि मिस्टर हिंज आपकी पत्नी को बचा सकता है। और वो जो दवा थी वो पास में ही एक फार्मिस्ट थे, उन्होंने उसकी क्या की थी? खोज की थी। तो वो फार्मिस्ट जो दवा बनाया था भाई, उसने उस दवा में बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। तो वो चाहता था कि हमने जितना पैसा इस दवा को बनाने में किया है ना, उसका तो भाई 10 गुना पैसे तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो जब मिस्टर हिंज को ये पता चलता है कि भाई वो फार्मिस्ट ने दवा बनाया, तो उनके पास वो जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे ये दवा कुछ पैसे में दे दीजिए। तो वो कहता है कि भाई नहीं, मैं इस दवा को बनाने में इतने पैसे खर्च किया हूँ, तो मुझे आप इतनी कीमत दीजिए। भाई मिस्टर हिंज जाते हैं, जो भी उनके रिश्तेदार होते हैं उनसे पैसे उधार लेते हैं, लेकिन उतने पैसे नहीं हो पाते हैं। फिर वो क्या करता है? दवा देने से मिस्टर हिंज को मना कर देते हैं। मिस्टर हिंज क्या करते हैं कि उस दवा को क्या कर देते हैं? वो मजबूरी में उसको चुरा लेते हैं। अब इसके बाद जब बच्चों को इन्होंने ये कहानियां सुनाई तो बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे। जैसे इन्होंने पूछा कि क्या हिंज को वो दवा चुरा लेनी चाहिए थी। दूसरा इन्होंने कहा, क्या चोरी करना सही है या गलत है। तीसरा है कि क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवा चुरा कर ले आए। क्या दवाई बनाने वालों का हक है कि वो दवाई के लिए इतने पैसे मांगे। और क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके। ये कुछ प्रश्न बच्चों के सामने प्रस्तुत किया गया, जिससे बच्चे क्या हो गए? विकल्प में फंस गए, मतलब उनके सामने नैतिक दुविधा उत्पन्न हुई। उसके बाद उन्होंने नैतिक तर्कड़ा के आधार पर क्या हुआ? बच्चों ने जवाब दिया, जिसके आधार पर कोयल वर्ग ने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या बातें कहें इन्होंने अपने। तो इस सिद्धांत के अनुसार नैतिक चिंतन जो नैतिक व्यवहारों का मूल होता है वो 6 क्रमिक स्तरों में विकसित होता है। और इनका संबंध किससे होता है? न्याय से होता है, ठीक है। जैसे क्या क्या थे वो 6 क्रम? आज्ञा पालन, आत्मस्वार्थ, सुनिश्चितीकरण, कानून व्यवस्था का भय, मानवाधिकार, लोक मानवीय नैतिकता के संदर्भ। जैसे उन्होंने जो ये सारे प्रश्न पूछे थे ना, आप देखिए इन सारे प्रश्न में वो सारी बातें आ गई जो 6 क्रमिक स्तर थे, ठीक है। कि भाई आज्ञा पालन हो गया, भाई वहां पे वो क्या देख रहा था? अपना आत्मस्वार्थ देख रहा था ना। सुनिश्चितीकरण, उसने सुनिश्चित कर दिया भाई मैं इसका 10 गुना पैसे लूंगा, ठीक है। कानून व्यवस्था, उसे कोई भय नहीं था कि जो है वो उसको पैसे वो ज्यादा ले रहा है। मानवाधिकार, कुछ अधिकार भाई, कुछ जो है मानव के भी कर्तव्य होते हैं कि वो मतलब इसका उसको
इतना पैसे नहीं लेना चाहिए था, मतलब नैतिकता के संदर्भ में। तो ये 6 क्या बताए गए थे, उसके स्तर बताए थे। इसके बाद कोहल वर्ग ने नैतिक तर्कड़ा की अवस्थाओं के आधार, मतलब बच्चे ने जब जवाब दिया, दुविधा में फंसने के बाद नैतिक तर्कड़ा का उन्हें प्रयोग किया, तो इन्होंने उसके लिए कुछ क्या बनाए, अवस्थाएं विकसित किए। तो चलिए आइए उसको भी देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब व्यक्तियों को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उनकी जो उसमें उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसे जब हमारे सामने कोई संघर्ष, कोई दुविधा हो जाती है तो हम तर्क के ही आधार पर तो उससे निकलते हैं। कोहल वर्ग ने धारणा बनाई कि व्यक्ति 3 स्तरों और 6 उपावस्थाओं से गुजर कर अपने नैतिक तार्किक योग्यताओं को क्या कर पाता है, विकसित कर पाता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से अवस्थाओं से गुजरता हुआ और क्या क्या बातें करता हुआ जो है इस तक पहुंचता है। जैसे सबसे पहला इनका जो स्तर था वो पूर्व परंपरागत स्तर, या फिर आप इसको पूर्व नैतिक स्तर भी कह सकते हो, पूर्व रूढ़वादी स्तर भी कह सकते हो। ये कब से कब तक था, तो 3 से 10 वर्ष तक इन्होंने बांटा था। और इन्होंने कहा था कि इस स्तर में ऐसे नियमों का पालन किया जाता है जिसका निर्माण अन्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई अभी बालक बहुत छोटा है, हम ऐसे नियमों का निर्माण करेंगे, मतलब ऐसे नियमों का पालन करेंगे जो हमें बताया गया होगा कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा है, और ऐसे नियम का प्रयोग पुरस्कार पाने एवं दंड से बचने के लिए किया जाता है। अब जैसे इसका इन्होंने क्या बताया, 2 उपावस्थाएं बताई, एक दंड एवं आज्ञाकारिता और एक साधनात्मक सापेक्षवादी। जैसे इन्होंने क्या बताया कि हर बालक के अंदर क्या होता है, हर बालक क्या होता है, स्वार्थी होता है। ठीक है, वो क्या चाहता है, वो अहम केंद्र, उसको लगता है कि भाई सब कुछ हमारा है, सब कुछ मेरा है, मैं और किसी को नहीं दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, माता पिता के सामने भाई एक नैतिक दुविधा उत्पन्न हुई ना कि ये तो कह रहा है कि सब कुछ मेरा है, ये किसी को नहीं देगा। फिर माता पिता दिमाग लगाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो अनेक प्रकार के, जैसे उसको दंड दे के या फिर उसको समझा के कि नहीं बेटा ये सब तुम्हारा थोड़ी ना है, ये सब तुम्हारे भाई का भी है। ठीक है, उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे। तो वही चीज कहा गया, अब जो उसके लिए नियम बना दिया गया, जो उसको समझा दिया गया, बच्चा उसी का तो पालन करेगा, उसी के द्वारा ही तो आगे बढ़ेगा। अगर हम उसको नहीं समझाएं, हम उसको बचपन में नहीं सिखाएं, तो बच्चा अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो वो गलत रास्ते पे। अगर वो किसी चीज को, अगर मान लीजिए बड़ों को, बच्चा क्या कर रहा है कि बड़ों को अगर वो बदतमीजी से बात कर रहा है, तो अगर हम उसको नहीं समझाएंगे कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम ये गलत कर रहे हो, तो बच्चा फिर बड़ों से बदतमीजी से ही बात करेगा। हम जो उसके लिए नियम बना देंगे, बच्चा उसी नियम का क्या करता है, पालन करता है। पॉइंट्स क्लियर हुआ, ये इनके पूर्व परंपरागत अवस्था में कहा गया। दूसरा इनका है परंपरागत स्तर या फिर पारस्परिक स्तर कह सकते हो, रूढ़वादी स्तर कह सकते हो। ये कब से कब तक माना जाता है, 10 से 13 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है, और इसमें कहते हैं कि इसमें बालक स्वयं की आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखता है। मतलब खाली हम अब बड़े हो चुके हैं ना, तो खाली हमारी आवश्यकता थोड़ी ना है, यहाँ पे हम दूसरे की आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, परस्पर एक रूप अभिमुक्तता, जिसमें एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की बात की गई है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, अधिकार संरक्षण अभिमुक्तता, जिसमें कानून एवं व्यवस्था की अवस्था जिसे कहा गया है। जैसे हमारे समाज में एक धारणा बन गई है ना, जैसे परस्पर एक रूप अभिमुक्तता में जैसे ये कहा गया अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का जो एग्जाम्पल दिया है, कि मतलब यहाँ पे हमारे समाज में एक धारणा बन गई कि ऐसे अगर लड़का है तो इसका मतलब वो अच्छा लड़का है। ठीक है, ऐसे लड़का है तो इसका मतलब वो, ऐसी लड़की है तो इसका मतलब अच्छी लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि बालक यहाँ पे स्वयं की आवश्यकता खाली नहीं, वो ये भी देख के चलेगा कि भाई हमें इस तरह से रहना, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है, लेकिन जब धीरे धीरे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए कि शर्मा जी का बेटा, ठीक है, जैसे आप एक बड़ा फेवरेट सा एग्जांपल है इसका, शर्मा जी का बेटा अगर कहीं बाहर रह रहा है, विदेश में रह रहा है, ठीक है, वो वहाँ से पैसे भेज रहा है अपने माता पिता के लिए, यहाँ पे नौकर वोकर खूब लगवाया हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है, तो उनके जो पड़ोस वाले होंगे ना, वो हमेशा एग्जाम्पल देंगे, बेटा हो तो भाई शर्मा जी के बेटे जैसा, बेटा हो भाई शर्मा जी के बेटे जैसा हो। ठीक है, हम उसमें परेशान हो जाते हैं, भाई हमारे में क्या कमी रह गई, हम भी तो इतना कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है
कि शर्मा जी का जो बेटा है वो क्या कर जाता है, किसी केस में फंस जाए, किसी गलत काम में फंस जाता है, तो वही लोग, वही समाज आपको तुरंत वो उस बात को क्या कर देंगे, उनके सामने अब नैतिक दुविधा उत्पन्न हो जाएगी। तो उनको लगेगा कि नहीं भाई, हमारा बेटा तो सबसे अच्छा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपके सामने क्या आया कि आपको एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए कहा गया। उसके बाद फिर आप में क्या आया कि आत्मनिर्भरता। अब भाई आप कहेंगे ठीक है, हमारा बेटा ही क्या है सबसे, मतलब आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। भाई एक ऐसा होता है ना कि यहाँ पे क्या होता है, स्वयं की आवश्यकता के साथ साथ आपको दूसरे की भी आवश्यकता को ध्यान में रखना पड़ता है। या आपके परंपरागत स्तर या फिर रूढ़िवादी, जैसे आपसे पूछा जाता है कि दूसरों का अनुकरण तथा खुद निर्णय लेने में दुविधा किस अवस्था से आधारित है, तो नैतिक अवस्था से। आपसे पूछा जाता है ईमानदार बनो, माता पिता गर्व करेंगे। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, हम दूसरों की आवश्यकता को भी तो ध्यान में रख रहे हैं अपने साथ साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका परंपरागत स्तर। या फिर आपसे कहा जाता है अपने से बड़ों के मार्ग पे चलना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया परंपरागत स्तर। ठीक है, ये सारे किस में, दूसरे स्तर में। अब हमारा थर्ड क्या है, उत्तर रूढ़िगत स्तर। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर बोलें या फिर उत्तर परंपरावादी बोलें, उत्तर नैतिकता का अवस्था बोलें, कुछ भी, ये 13 से लेकर 16 वर्ष तक होती है। अब मतलब बालक और बड़ा हो चुका है और इसे वास्तविक नैतिकता भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक नैतिकता किसको कहा जाता है, तो उत्तर रूढ़िगत नैतिकता को कहा जाता है। ठीक है, इसमें कहा जाता है व्यक्ति अपने मूल्यों को उन नैतिक सिद्धांतों के रूप में परिभाषित करते हैं जिनका पालन उनके द्वारा चयनित होता है। मतलब हमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे दो बात कही गई है, सामाजिक अनुबंधन जो है उन्मुक्तता। जैसे सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्तता का मतलब क्या होता है कि भाई हम अपना स्वार्थ देखते हैं। जैसे अगर हम कहीं गए हैं तो हर जगह हम देखेंगे ना, अभी अगर मान लीजिए जैसे ये वाला कि चोर चोर मौसेरे भाई, अगर हम कहीं फंक्शन में गए हैं कहीं या फिर कोई ऐसे प्रोग्राम में गए हैं तो पहले हम ये चारों तरफ देख लेते हैं भाई हमारे जैसे कोई है। जब हमें अपना जैसा कोई दिखने लगता है तो हम तुरंत उसकी साइड में हो जाते हैं। या फिर अभी आप मान लीजिए कहीं विदेश गए हो, जब वहाँ से पूछते हो कि भाई भारत से हो क्या, तो आपको लगता है बस करो आपका अपना मिल गया। वहाँ पे आप अपना स्वार्थ देख रहे हो, भाई मेरा अपना कोई मिल गया, अब मैं अपनी बातों को इससे कह सकता हूँ। और दूसरा हमारा क्या था, सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुक्तता। जैसे कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी होते हैं जो कि परोपकारी होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो भला जरूर करेंगे, किसी का भी हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, मतलब वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। तो वो आपके कौन हो जाते हैं, सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुक्तता वाले होते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि आप एक शैक्षिक रूप में रैगिंग के विरोधी और स्कूल में पोस्टर लगवाते हैं, इसके अंतर्गत आप किसके अंतर्गत आएंगे, सामाजिक अनुबंधन, सार्वभौमिक नैतिकता, या फिर आपके जो है कानून एवं व्यवस्था की अवस्था, या दंड एवं आज्ञा पालन। तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुक्तता, क्योंकि आप यहाँ पे परोपकार कर रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो। तो जब आप किसी के लिए कुछ करते हो जिसमें आप परोपकार करते हो, आपका सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुक्तता होता है। और जब आप अपना स्वार्थ देखते हैं तो उसमें सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्तता होता है। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर हो गया यहाँ तक सभी का, किसी को कोई पॉइंट कोई कंफ्यूजन किसी को। और देखिए एक चीज और, मैं अधिकार संरक्षण में क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भरता। ठीक है, जिसमें आप खुद का निर्णय लेने के लिए अग्रसर होते हो। परस्पर एक रूप अभिन्नता में अनुकरण करते हो, जिसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का एग्जाम्पल आता है। दंड एवं आज्ञा पालन में माता पिता के द्वारा जो आपको समझाया जाता है, जो आपको बताया जाता है। और साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्तता का मतलब कि आप क्या बनते हो, आपके अंदर अहम केंद्रता की क्या हो जाती है, भावना आ जाती है। तो ये था आपका नैतिक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप बताइएगा। और हाँ, एक और लास्ट पॉइंट, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना किस बात पर हुई थी। ठीक है, तो इनके जो सिद्धांत थे उस सिद्धांत में औरतों और बालिकाओं का कोई जिक्र नहीं किया गया था, जिसके कारण इनके सिद्धांत की क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। तो ये थी सारी बातें। अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।